बच्चे जो हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके मतलब कैटेगरी किस किस फॉर्म में था। हेलो एल्केन्स के अंदर हमने प्रिपरेशन तक हम पहुंच गए थे। एल्केन्स बेसिकली हेलो एल्केन्स वाला पार्ट खत्म हो गया था। अब हमारा जो प्रिपरेशन का पार्ट आता है वो एरीन्स के लिए आ जाता है। एरीन्स सबको पता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेलो का मतलब हेलोजन जब उसके साथ जुड़ा होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से, जो हकल्स रूल ओबे कर रहे थे। इनके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, एलिफैटिक क्या है और क्या क्या उनके लिए कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हम उसे बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने सारी प्रिपरेशन पढ़ ली थी उसकी हेलो एल्केन्स की। अब हमारा हेलो एरीन्स के लिए आ जाता है। देखो एरीन्स के अंदर मतलब क्या हुआ, अगर हम एरीन्स की बात करते हैं तो बहुत छोटे में बात करें तो सिंपल बेंजीन रिंग है ना, वो अलग बात है। हमने डिटेल में पढ़ा है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं जो हकल्स रूल को ओबे करते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि 90% कंपाउंड सीधा सा बेंजीन रिंग ही एरोमेटिक का है ना। अगर मैं एरोमेटिक के अंदर कंपाउंड्स देखूं तो 90% ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजीन ओनली। तो बेंजीन की रेफरेंस में लेके भी समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं हेलो एरीन बनाना चाहता हूं, दैट मींस हेलोजन को एरीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर फिक्स करना है। तो पहला प्रोसेस क्या हो सकता है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन है ना, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो एडिशन दैट इज डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एराइल क्लोराइड सबको पता है बच्चा, एराइल क्लोराइड्स में हमारे पास क्या रहेगा, जहां क्लोरीन लगा हुआ है ना। एराइल क्लोराइड्स हमारे पास क्या है, जब क्लोरीन लगा हुआ है। ब्रोमाइड्स क्या होगा, जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ। अब हमने ये पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्लोरीन और ब्रोमीन वालों को हम इजिली रिएक्ट करके बना सकते हैं। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए कोई सर्टेन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एराइल क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स हैं, दे कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन डार्क। डार्क का मतलब क्या हुआ, मतलब हमें किसी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है एक्साइट करने के लिए इसको, अपने जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनके लिए। डार्क का मतलब हुआ इवन लाइट तक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं लाइट की प्रेजेंस दे दूंगा तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स मिल जाएगा और उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन और फर्दर प्रोसीड करेगा। जैसे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट सच एज आयरन और फेरिक हैलाइड और एल्यूमिनियम हैलाइड्स, FeCl3, FeBr3, AlCl3, इनकी प्रेजेंस में हम सीधा सीधा एरोमेटिक कंपाउंड्स को रिएक्ट करा देंगे। लुईस एसिड इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। जो लुईस एसिड है वो क्या काम करेगा, FeCl3, FeBr3, AlCl3, ये क्या करेंगे, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के काम आएंगे। देन इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी बेसिकली कौन सा हुआ हमारे पास, जो क्लोरीन वगैरह होंगे है ना। तो Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव विच रिएक्ट्स विद एराइल हैलाइड्स। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है तो यहाँ पे पॉजिटिव Cl पॉजिटिव और Br पॉजिटिव इसलिए लिखा गया, वरना हमें ये पता है कि Cl नेगेटिव होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन अदरवाइज हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स है। तो इसको स्पेसिफिकली अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में जनरेट कराना है तो उसके लिए हमें AlCl3, BF3 बेसिकली हमें लुईस एसिड को कैटलिस्ट की तरह यूज करना पड़ेगा। अब है क्या, देखो यहां पे हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ बच्चे, CH3। इसका कॉमन नेम क्या होता है, टोलुइन। टोलुइन को मैंने क्या किया, डायरेक्ट X2 से रिएक्ट करा दिया। X2 क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है। आयरन के प्रेजेंस में इन डार्क, तो क्या वो ऑर्थोटोलुइन बन गया या पैराटोलुइन बन गया। पैराटोलुइन जो होगा वो क्या होएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थोटोलुइन हमारे पास माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये सबको पता है, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, सिमेट्रिकल ज्यादा रहता है, तो वो मेजर प्रोडक्ट की तरह बन जाएगा। देन डायरेक्ट हेलोजिनेशन हो गया ये इस, हाँ जी, मेटा पे नहीं होता है। अब वो मेटा के कारण क्या है वो आगे जाके हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, भी इसी चैप्टर में आ जाएगा कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये ऑर्थो डायरेक्टिंग या पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और एक कोई सर्टेन ग्रुप होगा जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ये जो हमारे पास क्लोरीन है या फिर जो हम ये जो भी रिएजेंट डालते हैं, ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कौन सा, जैसे CH3 है, बेसिकली यहाँ पे ये CH3 है, ये जो ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ था अपने बेंजीन रिंग के साथ, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का मतलब आने वाला जो रिएजेंट है जो आके जुड़ेगा रिंग के ऊपर, उसको ये फैब्रिकेट करता है उसके लिए सर्टेन पोजीशन। ये करेगा क्या, किसी तरीके से कोई चार्ज एक सर्टेन पॉइंट पे ज्यादा या कम करेगा,
जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल उन सर्टेन पोजीशन पे ही अटैक करता है। इनको हम इन टॉपिक्स को आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर एंड आते आते हम पढ़ेंगे कि पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास जो फिलहाल CH3 लगा हुआ है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग लगा हुआ है। अब जैसे यहां देखो इसके ऊपर क्या बचा, बेंजीन है, डायरेक्ट Cl2 से रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्लोरीन लग गया, तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन, HCl लिबरेट हो गया, सॉर्टेड है। क्लोरीन ऑलरेडी लगा हुआ था, इसके साथ क्लोरीन एक्सेस में हमने डाला है FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, माइनर प्रोडक्ट ऑर्थोक्लोराइड, और पैरा पे डाइक्लोरोबेंजीन हमारे पास ये बन गया जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। सिंपल है, जो अभी किया था सेम ही है, बस उसमें अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है। बेटा वहां पे सिंपल क्लोरीन है, ध्यान से देखो, ऑर्थो और पैरा बनेगी कैसे, है ना, सिंपल बेंजीन है। ऑर्थो या पैरा तब होती है ना जब कोई रेफरेंस लगी होगी वहां पे। अब है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में क्या होगा बच्चा, जिस टाइम पे हमारे पास सिंपल एक हेलोजन आके जुड़ जाए, X2 डाला, कोई मतलब हेलोजन है क्लोरीन या ब्रोमीन, लिमिटेड सप्लाई दी हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में, तो हेलोजन सीधा आके अटैच हो जाएगा, HX हमारा अलग निकल गया, जैसे Cl2 FeCl3। अब देखो ये हो क्या रहा है, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, इसमें जो रिएजेंट का काम है FeCl3 वगैरह ये क्या काम करते हैं। देखो क्लोरीन ठीक है, यहाँ पे Cl2 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, FeCl3। FeCl3 कौन है, जो हमने रिएजेंट डाला हुआ है यहाँ पे, तो इसमें जो FeCl3 डाला, इस क्लोरीन में से एक क्लोरीन को एक्सेप्ट करके FeCl4 नेगेटिव बना लिया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्लोरीन उसके पास आ गया अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके, तो FeCl4 नेगेटिव आया, तो ये क्या बन गया, Cl पॉजिटिव, जो कि हमारा क्लोरीनियम आयन या इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये समझ में आई ये बात क्या हुआ है। देखो हमारे पास होता क्या है, FeCl3 को मैंने लिखा था कि ये क्या है, ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड क्या होता है, समथिंग व्हिच हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे अगर मेरे पास FeCl3 है और यहां पे क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड दैट इज Cl2 था, इसके इन्फ्लुएंस में आकर ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने साथ लेके आ जाएगा और ये इस ल्यूइस एसिड को इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर देगा। अब ये जो बॉन्ड टूटा है वो इधर गया, तो इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं, ये बात समझ में आई। ये क्लोरीनियम आयन बन गया हमारे पास और ये FeCl4 नेगेटिव बन गया। डन है। अब नॉन पोलर होता है बट स्टिल वो जब ब्रेक करेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके चला जाएगा, वो इसी के इन्फ्लुएंस में रहेगा। ये जो ल्यूइस एसिड है ना उसके इन्फ्लुएंस में ये एक उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सेप्ट करेगा अपनी तरफ। अब दोनों आके नहीं जुड़ेंगे, वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, हमारे पास इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा। ये अनस्टेबल है ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हाईली स्टेबल फॉर्म, ये इंटरमीडिएट स्टेप्स है। अब वहां पर हमारे पास जो Cl पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव क्या करेगा, देखो बेंजीन एक्चुअल होता क्या है, बेंजीन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबको पता है ना, डबल बॉन्डेड एटम्स, जो डबल बॉन्ड जहां जहां पर है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओपनली अवेलेबल है रिएक्ट करने के लिए। वहां पर Cl पॉजिटिव जो हाईली अनस्टेबल फॉर्म में, वो इसके पाई वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं, तो यहां से स्लो प्रोसेस चलेगा कि वो जो Cl है वो आकर, यहां देख पा रहे हो, जो Cl है वो आकर क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ जुड़ गया। ठीक है, ये बात समझ रहे हो, जो पाई वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसने किसके साथ शेयर किया, क्लोरीन के साथ। और यहां मिला जुला के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है जो 3 अलग अलग कलर में बनाया। एक बार मैं इसको समझाता हूं ये बनाया क्या हुआ। देखो अब जो हमारे पास बेंजीन थी, यहां पर ऐसे यहां पे बॉन्ड थे, हमें पता है अल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड होंगे। अब यहां से अगर Cl आता है, देखो हमारे पास होता है क्या, हर किसी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, C6H6 है, ये फॉर्मूला भी तुम्हें सबको पता है। अब होगा क्या, एक क्लोरीन आएगा, यहां ऑलरेडी एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, अब यहां पर आएगा क्लोरीन, और वो क्लोरीन कैसा है, Cl पॉजिटिव, इसको पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहां से उठ के इसके साथ शेयर हो जाएगा और ये Cl पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब Cl न्यूट्रल हो गया, लेकिन इस जो कार्बन के साथ बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन यहां बीच में सिंस शेयर हुआ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं, है ना, क्योंकि इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर चला गया, तो यहां से नेगेटिव गया है तो पीछे पॉजिटिव बचा कि नहीं। समझ में आया सबको ये प्रज्ञा, पक्का। देखो हमारे पास होता क्या है बच्चे, सिंपल समझो इसमें, अगर यहां पर इस कार्बन
और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। बिल्कुल ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब वहां से क्लोरीन आ गया, इसके साथ बॉन्ड बना ले। अब वो क्लोरीन के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं था, शेयरिंग नहीं होनी है, तो ये वाला डबल बॉन्ड उठ के उधर चला गया। अब इस डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी था, अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया तो मतलब इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, आया कि नहीं। अब यहां पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां के आने की कोशिश करेगा। अब जब वो यहां आएगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आ गया तो ये पॉजिटिव कहां चला गया, अब यहां चला गया, क्योंकि इसके वाला इलेक्ट्रॉन उधर शेयर हो गया। अब ऐसा होगा, यहां नहीं सॉरी यहां आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो उठ के गया, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठ के इधर आएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठ के इधर आया तो ये पॉजिटिव खत्म और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, आया कि नहीं। और फर्दर चलेगा तो देखो ये पॉजिटिव आ गया है तो यहां से ये बॉन्ड टूट के वापस इधर आए और Cl पॉजिटिव फिर डिसोसिएट कर जाता। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में है यहां पे तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल पूरे पे ही घूम रहे, तो हम इसको ऐसे करके पॉजिटिव ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख देते हैं। समझ में आई ये बात, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिए तीनों स्ट्रक्चर्स का मिला के। जो यहाँ पे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो हमने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो यही है। इस वाले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जा रहा था, फिर इधर पॉजिटिव आया, फिर इधर पॉजिटिव आया, सारों को मिला जुला के रेजोनेटिंग हाइब्रिड ये आ गया। डन है बच्चा, सिंपल समझ में आ रही है इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। अब इसके बाद जब हमारे पास ये बन गया तो हुआ क्या, देखो ये बहुत ज्यादा स्टेबल फॉर्म में तो नहीं है अभी, तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक ही कार्बन के साथ लग गए हैं रेजोनेंस में। अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो यहां से निकल के FeCl4 नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट बना है जो हमने अभी बनाया था। हाईली अनस्टेबल की वजह से ये हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, जो H पॉजिटिव है वो जाएगा नेगेटिव वाले की तरफ और FeCl पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ बहुत फास्ट रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ताकि यहां वाला क्लोरीन निकला वापस HCl में बन गया, FeCl3 जो हमारा कैटलिस्ट था वो एज इट इज सेपरेट आउट हो गया और ये हमें मिल गया, क्लोरोबेंजीन मिल गया कि नहीं। प्रोसेस समझ में आया सबको। क्लोरोबेंजीन हाईली स्टेबल है, अब दिक्कत नहीं है, ये समझ में आया। हाँ जी, हाइड्रोजन वाला मैं एक काम करता हूँ, यही वाला रिएक्शन ना फिर से पूरा ही बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना इसमें हो क्या रहा था। हमारे पास सिंपल 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। पहला रिएक्शन ये, जिस टाइम पे मेरा Cl2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है FeCl3 के साथ, तो हमने बनाया क्या है बच्चा, यहां से हमारे पास FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है, ये बना पहला। अब यहां जो हमारे पास बेंजीन रिंग थी, अब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हुआ, जब बेंजीन रिंग इस Cl पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना, ऐसे करके यहां एक पे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था ऊपर वाले कार्बन पे, एक के साथ क्लोरीन जुड़ गया और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज सबके ऊपर ऐसे फैल गया कि नहीं, तो ये मैंने रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दिया, ये बन चुका था। अब यहाँ पे FeCl4 नेगेटिव अभी भी है, तो यही बेंजीन रिंग जो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों है जिस पर, यहां पर ये H वाला बॉन्ड सबसे वीक है, क्लोरीन के आने की वजह से पोलराइज हो गया और ज्यादा वीक हो गया होगा, तो यहां पे अब जो FeCl4 नेगेटिव है, इस नेगेटिव की तरफ ये वाला हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा। अगर अट्रैक्ट होगा तो यहां से बॉन्ड कैसे डिसोसिएट करेगा, ये क्लोरीन तो इधर रह गया, हाइड्रोजन चला गया। अब जब हाइड्रोजन गया अपना बॉन्ड छोड़ के गया, बॉन्ड छोड़ के गया तो यहां वाले पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया, पॉजिटिव खत्म, सिंपल एक क्लोरीन आ गया, और जो हाइड्रोजन निकला था वो एक Cl को FeCl4 नेगेटिव वाले में से निकाल के ले जाएगा, और जो हमारा रिएजेंट है FeCl3 जो बेसिकली कैटलिस्ट था वो सेपरेट आउट होकर निकल गया। डन है, ये पता चल गया बच्चे, ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन आ गई हमारे पास, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, या सब्स्टिट्यूशन लगा लो इसे कि हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया। डन है बच्चा। अब अगर मैं एक्सेस में क्लोरीन डाल देता हूं तो क्या होगा, एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे हमारे पास और क्लोरीन लग जाएंगे। तो हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, यहां समझ रहे हो। अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि जैसे जैसे टॉपिक प्रोसीड करेगा इसी चैप्टर में हम ये ऑर्थो एंड मेटा और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है बच्चे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का मतलब समझ रहे हो कि वो क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर
कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा करेंगे या कम करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल उन्हीं पोजीशंस पे आके अटैच हो पाएगा। ठीक है। CH3 जो रहता है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये भी क्लियर है। ऊपर जो पहले ऑलरेडी लगा हुआ था बेटा, इसकी वजह से कुछ भी ना होता तो फिर किसी भी पोजीशन पे लगता, ऑर्थो पैरा कुछ होता ही नहीं है। कहां पे? बेंजीन पे ये जो लगा हुआ ऑलरेडी, इसमें कहां लगा हुआ? बेंजीन पे कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है ना। जहां पे कुछ भी नहीं लगा वहां तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का केस ही नहीं है, सारे सिमेट्रिकल है, जहां मर्जी लग जाएगा। क्लियर है बच्चा? अब देखो, अब आता है बच्चा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन में बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एराइल एल्काइल्स। अभी एराइल एल्काइल्स में हमारे पास क्या रहेगा? देखो, साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? जो बेंजीन के साथ लगा हुआ कार्बन है, बेंजीन के साथ लगा हुआ कार्बन है या कार्बन की चेन है, उसके अंदर आके हेलोजन अटैच होगा। समझ रहे हो? तो हमने यहां पे क्या किया, यहां पे CH3 लगा हुआ बेंजीन के साथ, मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या हुआ, यहां तुम्हें दिख रहा है कार्बन के साथ आकर क्लोरीन अटैच हो गया, और जिस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा वो HCl बना लेगा। तो इसका ये क्या हुआ? क्लोरोफिनाइल मीथेन। डन है। यहां तुम देखोगे मैंने रिएजेंट नहीं डाला है कुछ, सिर्फ किसके प्रेजेंस में किया? सनलाइट के प्रेजेंस में। वहां पर FeCl3 की प्रेजेंस में हमने किया था। अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में टोलुइन को क्लोरीन से रिएक्ट कराऊंगा तो हमारे पास क्लोरोफिनाइल मीथेन की प्रिपरेशन हो जाएगी, या जिसे हम बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, वो बन जाएगा। क्लियर है बच्चा ये? ठीक है, समझ में आ रहा है युवल? फिर है हमारे पास, देखो CH2Cl क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, HCl निकलेगा, CHCl2 बना, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन, बेंजल डाइक्लोराइड हो गया। बेंजल पता है जिस टाइम पे दो क्लोरीन लग रहे हैं। फिर फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, CCl3 बन गया, ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन बना, बेंजो डाइक्लोराइड बन गया, है ना? डन है ये, बेंजो ट्राइक्लोराइड। CH2CH3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? एक क्लोरीन लगा पहले कार्बन पे, अब यहां देखना पूरी एंड ऑफ चेन नहीं लग रहा है, क्लोरीन किस कार्बन के साथ लग रहा है? उस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है। समझ में आई है? क्लोरीन हमारा कौन से कार्बन के साथ अटैच हुआ है? जो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है। फिर वही दूसरा क्लोरीन और डाला तो फिर कार्बन उसी, वो क्लोरीन उसी कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है। हाँ जी, मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली क्या होता था? मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली क्या था? क्लोरीन एटम हमेशा उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो एज पर मार्कोनिफ रूल ही तो हो रहा है ये। जो बीच वाला कार्बन है जो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है, इसके पास कितना था? पहले देखोगे तो 2 हाइड्रोजन थे, इस पे 3 थे, तो 2 वाले पे जुड़ गया, अब तो एक ही बचा है तो इस पे आके लग गया। तो एज पर मार्कोनिफ रूल ही तो हो रहा है ये। क्लियर है ये? साइड चेन हेलोजिनेशन occurs preferentially at the benzylic carbon। क्लियर है? बेंजाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन? जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच्ड है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डायरेक्ट बाय नेम रिएक्शन में आएगा, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है। अब डाइजोनियम सॉल्ट में क्या रहेगा देखो जरा। द डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एनिलाइन dissolved in cold aqueous mineral acid with an aqueous solution of sodium nitrite at low temperature। हम क्या बात कर रहे हैं? डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन देख रहे हैं अब सिर्फ। ब्रोमो एंड क्लोरोएरीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस क्लोराइड। एनिलाइन है हमारे पास, एनिलाइन पता है क्या होता है? बेंजीन के साथ जब NH2 लगाओ। अब पहले एक काम करते हैं, एनिलाइन से पहले ये देखो, सोडियम नाइट्राइट HCl के साथ रिएक्ट करा तो NaCl प्लस HONO बना कि नहीं हमारे पास। अब ये एनिलाइन को HONO प्लस HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हमारे पास फॉर्मेशन हो गई। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या बचा? यहां पर नाइट्रोजन और क्लोरीन जाके बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं, हाइड्रोजन हमारा लिबरेट होगा, वाटर हमारा आउटपुट की तरह मिल गया, साथ में मतलब बाय प्रोडक्ट में मिल गया। क्लियर है? ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसको कैसे याद रखना बच्चे? बाय नेम रिएक्शन में डायरेक्टली आ जाएगा। ये वाला पूरा रिएक्शन जो है ये सैंडमेयर रिएक्शन है। डन है? अब हो क्या रहा था इसके अंदर, एक बार प्रोसेस समझते हैं। देखो, ये था N2X नेगेटिव,
क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो N2 सेपरेट आउट हो गया, डन है, सीधा सीधा रिएक्शन है, वहां पे हेलोजन जुड़ जाएगा। N2Cl था, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ किया, N2 सेपरेट आउट हो जाएगा हमारा, डन है। ये सीधा सीधा रिएक्शन है हमारे पास। अब आइडोएरीन्स के लिए क्या रहेगा, नंदनी बच्चा कॉपी करने में कोई फायदा नहीं है, पहले समझ लो, घर जाके एक बार वापस से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें याद नहीं होएगा। लिखने की जल्दबाजी मत करो, समझने की कोशिश करो। 30% 40% कुछ चीजें पकड़ में आएंगे, जितना पकड़ में आए बहुत बढ़िया। उसके बाद घर जाके जब एक बार ना लिखो, लेकिन पूरा पूरा मत लिखो, मतलब तुम्हें छोटा छोटा रफ रफ में लिखते चलो कि चीजें पता चलते रहे कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन घर जाके एक बार फिर से लिखनी पड़ेगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, वरना याद नहीं रहने वाला ये। आइडोएरीन्स के लिए हमारे पास क्या रहेगा, देखो आइडोएरीन्स के लिए मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में, और साथ में थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कर दिया, तो आयोडीन आके अटैच हो जाएगा, N2 निकला और KCl सेपरेट आउट हो गया, डन है। फॉर फ्लोरोएरीन्स, बाल्स-शाइमन रिएक्शन या सीमन रिएक्शन, चीमन रिएक्शन, जो मर्जी बोल देना इसे, तुम्हारा, तुम्हें बस सीधा नाम याद रखना भाई इसका, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, N2Cl नेगेटिव, HbF4 दैट इज फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में या उसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो पहले ये इंटरमीडिएट बना बेंजीन के साथ, N2BF4 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी, इसको फर्दर हीट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन हमारे पास मिल जाएगा, BF3 और N2 हमारा साथ में निकल गया, क्लियर है, सीधा सीधा। फिर वो ये बाइनेम रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। गेटामैन रिएक्शन, फिर वही बाइनेम रिएक्शन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में भी आता है डायरेक्टली बाइनेम में। गेटामैन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, N2Cl नेगेटिव बेंजीन के ऊपर, कॉपर और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करा है, क्लोरीन लग गया, N2 निकल गया। गेटामैन रिएक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, जो हमने ऊपर किया था, सेम ही है बिल्कुल। फिर वही N2Cl नेगेटिव बेंजीन के साथ लगा हुआ है, कॉपर और HBr, तो ब्रोमीन डायरेक्टली लग गया, N2 निकल गया हमारा, डन। फिर आता है बच्चे फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, हंसडी का रिएक्शन, हेलोएल्केन्स के अंदर भी आया था प्रिपरेशन में, एरीन्स के अंदर भी आ गया। सिल्वर बेंजोएट लगा है, COOAG, सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया, ब्रोमीन गैस के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया। ऐसा ही सेम हमारे पास हेलोएल्केन्स के अंदर हुआ था, क्लियर है बच्चा, याद कर लोगे, इनकी लिस्ट बनाते चलना जो बाय नेम रिएक्शंस है, एज इट इज याद रखना है, ठीक है, ये पता चल गया। अब है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, रेशिक्स प्रोसेस। इसमें क्या रहेगा, बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, Q प्लस क्लोराइड की प्रेजेंस में, हीट किया थोड़ा सा तो क्लोरोबेंजीन मिल गया, साथ में वाटर लिबरेट हो गया। ये क्या रहता है, कमर्शियल प्रिपरेशन के अंदर यूज करते हैं, डन है, रेशिक्स प्रोसेस है। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन खत्म, एल्केन्स के पहले कर लिया था, एरीन्स का भी खत्म हो गया। अब थोड़ा एक्टिव रहना, क्योंकि अभी रट्टा वाला पार्ट खत्म हो चुका है, बेसिकली बीच में बाइनेम रिएक्शंस थे, उनका ऑल्टरनेट ही नहीं है, तुम्हें याद ही करनी है वो। अब जो पार्ट आता है, हम बेसिकली प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करता है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से पता है हमें, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चा, समथिंग विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस, समथिंग विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास यहां है क्या, अगर मेरे पास हेलोएल्कीन है तो मुझे पता है कि हेलोएल्कीन का मतलब हेलोजन जुड़ा हुआ है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आया। अब जो भी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने की कोशिश करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, और अगर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके अपना सेपरेट आउट हो गया, तो ये जो हेलोजन निकला इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके, ये एक नया न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है। न्यूक्लियोफाइल आके हेलोजन को हटा देगा, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया कि नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया सीधा सीधा। समझ में आई ये बात। देखो हमारे पास है क्या, अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, किसके ऊपर, हेलोएल्केन के ऊपर, तो हेलोएल्केन है क्या, कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत है, तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, बना लिया,
तो ये जो बॉन्ड बनाया हेलोजन कहाँ गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके निकल गया और वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लिया खुद को। समझ में आई है? हाँ जी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, एक हेलो एल्केन के अंदर जो हेलोजन था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो आके इस कार्बन पे अटैक करेगा, अगर इस पे करेगा तो हेलोजन सेपरेट आउट हो जाएगा वहां से। समझ में आ रहा है बेटा? नेगेटिव और पॉजिटिव तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे ही, कार्बन है इसके साथ हेलोजन लगा हुआ था। अब यहां क्या हो रहा है, ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, डेल्टा नेगेटिव इस पे डेल्टा पॉजिटिव। पहली बात तो पोलैरिटी समझ में आती है सबको। अब यहां पे अगर एक न्यूक्लियोफाइल आ गया है, न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, मतलब उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जाहिर सी बात है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा होगा, है ना? ये तो नेचर है हमेशा। अब अगर ऐसा रहेगा, ये आके इसको अगर अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन को बोल रहा है भाई तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले। अब जब न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां शेयर हो गया तो ये हेलोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके निकल जाएगा यहां से, और एक्स नेगेटिव विद इलेक्ट्रॉन क्लाउड बच गया कि नहीं? ये हमारे पास क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। नए वाले पे भी पोलैरिटी रहेगी क्योंकि है तो न्यूक्लियोफाइल। ठीक बात है, ये पता चला बच्चा? तो इसमें है क्या, द प्रेजेंस ऑफ partial positive charge on carbon atom makes it susceptible to attack by electron rich group, that is nucleophile। ठीक है, जो पोलैरिटी है उसके अंदर हेलो एल्केन्स के अंदर, जिसकी वजह से कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसकी वजह से किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना आसान हो जाता है। देन सस्पेक्टेबिलिटी का मतलब जहां पे इजी है अटैक करना आसान रहेगा, वहां पे अवेलेबिलिटी दिखा रहा है वो अटैक के लिए। CH3CH2Br है। अब OH नेगेटिव आएगा जो कि न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग, वो आगे ब्रोमीन को हटा देगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, Br नेगेटिव निकल गया। अपना एक चैप्टर आना है आगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एक रिएक्शन याद हो गई कि नहीं? सीधा है, हेलो एल्केन्स के अंदर अगर OH नेगेटिव आके रिएक्ट करेगा तो एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, Br नेगेटिव सेपरेट आउट हो गया इसमें। देन है दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, कौन कौन सा? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जिसपे नेगेटिव है, या फिर जो न्यूट्रल होते हैं जिनके पास एटलीस्ट कोई एक ना एक तो लोन पेयर होगा ही होगा। पता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि न्यूक्लियोफाइल्स दो तरह के हैं, एक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो। अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, हर बार कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, लिविंग ग्रुप निकल गया। लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद वहां से निकल के गया। बेसिकली अगर हेलो एल्केन्स की बात करें तो हेलोजन ही लिविंग ग्रुप हुआ, है ना? अगर हेलो एल्केन की हमने बात करी जैसे ब्रोमीन वाले केस के अंदर, तो Br नेगेटिव निकल के आया कि नहीं? तो यही जो Br नेगेटिव है ये क्या हुआ, ये लिविंग ग्रुप हो गया। डन है, जो छोड़ के जा रहा है वहां से न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक करेगा, X नेगेटिव हमारा सेपरेट आउट हुआ, ये लिविंग ग्रुप आ गया। सॉर्टेड है, क्लियर है बच्चा? ये अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी में देखो जरा, बेस्ट कौन सा है बच्चा? I नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव सबसे पुअर है लिविंग ग्रुप। अब ये चीजें तुम्हें बिल्कुल समझ में भी आनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ना पेपर जब देखोगे क्वेश्चंस के अंदर कैसे आता है ना, ऑब्जेक्टिव आएगा, एजर्शन रीजन आएगा, या फिर वहां बोलेंगे अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, या फॉर्मेशन किसकी ज्यादा आसानी से हो रही है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो ऑर्गेनिक में से 100% इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑर्डर, उनके तरीके से अरेंज करने वाले। तो कम से कम अगर जो 2-3 क्वेश्चन वहां मिल जाते हैं तो जिसको ये पता होगा उसी के हिसाब से वो अरेंज कर पाएगा। अब रिएक्टिविटी में अगर हम देखें तो आयोडीन सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना हाईली रिएक्टिव, जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है उतना ही वो हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव है। समझ रहे हो? अगर वहां पर आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडीन क्या करेगा, वो ऑलरेडी पोलराइज तो था ही बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है उसकी, तो जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा ये तो फटाक से जाने को तैयार ही बैठा था, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये अपना निकल गया। जैसे ही निकला मतलब फटाक से रिएक्ट हो रहा है, रिएक्टिविटी हाई रहेगी इसकी। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा हेलोजन अपना निकलता जाएगा। अब यहां पे रीजन क्या रहता है देखो जरा, ये CHCl3 जो हमारे पास है इसके अंदर जो पोलैरिटी है वो कितनी है, 1.860, CH3Br 1.83, CH3I 1.636,
ये जो हमारे पास है, ये क्या दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, पोलैरिटी की वैल्यूज है। अब जितनी हायर पोलैरिटी होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होनी चाहिए थी, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, इस ऑर्डर के हिसाब से अगर ये होता तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए था, आरसीएल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था रिएक्टिविटी में, क्योंकि इसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन मैंने अभी खुद उल्टा बताया है, मैंने क्या बोला, आयोडीन वाला बॉन्ड ज्यादा वीक है। समझ रहे हो, पोलैरिटी के साथ नहीं जा रही है यहां पे चीजें, क्योंकि पोलैरिटी की वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन यहां पे साथ में ही हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे ध्यान देना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी समझ में आती है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब मान लो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे साथ सक्षम है, यहां पे मेरा दोस्त है, ठीक है, हम अच्छे खासे रिलेशन में, लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं है, मैं परेशान कर रहा हूं, मैंने क्या किया हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखा हुआ है, तो हाईली पोलर बॉन्ड है हमारा, मैं हेलोजन हूं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रख रहा हूं, वो कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, तो डेल्टा पॉजिटिव है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाहता है उसके साथ, ठीक है, मान लो अर्पित है, वो बोल रहा है कि मैं उसके साथ बॉन्ड बना लेता हूं, और वो उसको बार बार भड़का रहा है कि सर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोड़, तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता हूं। लेकिन सिंस द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो हमारे बीच में जो स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो बहुत ज्यादा है। पोलैरिटी बेशक है, बट अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक भी करना चाहेगा, मैं छोड़ के नहीं जा रहा, तो मैं पुअर लिविंग ग्रुप हूं। ऑन द अदर हैंड, यहां पे मान लो मैंने आयोडीन हूं, मैं क्लोरीन नहीं हूं, मैं कौन हूं, आयोडीन। आयोडीन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई नहीं है, पोलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा नहीं खींचा हुआ, लेकिन मेरा साइज बहुत बड़ा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है, तो मेरा न्यूक्लियस बहुत ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्टेड भी नहीं है। अब जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, जैसे उसने आके कहा कि भाई मैं तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता हूं, बॉन्ड बनाते, उसने बनाया, मैं भी खुश हूं, जा तू बना भाई, वीक था बॉन्ड, टूट गया और मैं चला गया। तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी कम होगी, उतना ज्यादा हायर या उतना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप की तरह रहेगा वो। तो जो आयोडीन है उसका साइज बड़ा है। और एक और चीज समझना, यहां एक और फर्क था, जब हम आयोडीन की बात करें तो कंपेटिबिलिटी की बात आ रही है, कार्बन का साइज छोटा, आयोडीन का बहुत बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग के टाइम पे जो ओवरलैपिंग हो रही होगी वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो रही होगी, कंपेटिबिलिटी इश्यूज है। तो जितना सिमिलर साइज होता है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड बनता है। कार्बन और क्लोरीन सिमिलर साइज ना सही, लेकिन फिर भी मिलते जुलते तो हैं, कार्बन और आयोडीन में बहुत डिफरेंस है, तो वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक रहती है, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक रहेगी लिविंग ग्रुप उतना ही अच्छा रहेगा। देन ये बात समझ में आई है। तो ये जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर के बिल्कुल उल्टा है वो एक्चुअल ऑर्डर, दैट इज आर आई वाला जो रहेगा, आर आई सबसे हाईली रिएक्ट रहेगा, फिर आरबीआई, फिर आरसीएल, फिर आरएफ। देन दिस ऑर्डर, ये क्या है हमारे पास, रिएक्टिविटी ऑर्डर है बच्चा। दिस ऑर्डर इज ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दैट इज सीआई का बॉन्ड सबसे वीक है 213, सीबीआर का 284, सीसीएल4 का 326, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसके अकॉर्डिंगली। डन है, कंसेप्ट समझ में आया बच्चे सबको ये वाला, ठीक है। फिर अब उसी में देखो, उसी वो जो हमने ऊपर किया था, मैकेनिज्म समझा था, उसको रिएक्शन की फॉर्म में देखते हैं। हेलो एल्केन है अपने पास बच्चा, ये हेलो एल्केन है, मैंने क्या डाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, या कि कार्बन के साथ, और ये हेलोजन है, ये जाके के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वहां पे हमारे पास KX बन गया, और ये एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी कि नहीं, सिंपल रिएक्शन है ये तो। CH3Br को KOH के साथ रिएक्ट कराया तो HBr अलग निकल गया, है ना, HBr नहीं, सॉरी KBr होना चाहिए यहाँ पे, गलत लिखा, KBr अलग निकल गया, और हमारे पास CH3CH2OH हमारे पास अलग से निकल गया। किसी को दिक्कत? डन है। RX को Na पॉजिटिव ओवर नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराया तो ROR बन गया, NaX अलग निकल गया। हर बार हो क्या रहा है, जो लिविंग ग्रुप है, जो हेलोजन है, वो छोड़ के चला जाएगा किसके साथ, मेटल के साथ, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास डायरेक्टली R के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। डन है बच्चा। CH3Br NaOCH2 सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम क्या कर रहा है यहाँ पे, सोडियम बॉन्ड बना रहा है Br के साथ, तो ये जो CH3CH2 है ये OCH2 के साथ बॉन्ड बना के इथॉक्सी इथेन, दैट इज डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन करा रहा है। क्लियर है बच्चा ये वाला पार्ट। इसका नाम क्या होता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, किसके लिए आ रहा है हमारे पास, डाई इथाइल ईथर की प्रिपरेशन में काम आ रहा है, हेलो एल्केन की। सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में हीट करो, सीधा सा हमारे पास डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी।
ईथर क्या होता है? ROR। ईथर्स क्या होते हैं बच्चा? पता है ना, जिसमें कार्बन, बीच में ऑक्सीजन और फिर कार्बन की चेन बनती है, तो ROR को हम क्या कहते हैं? ईथर्स होते हैं हमारे। डन। नॉमेनक्लेचर याद है सबको? क्या करते हैं? डाइथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन, बेसिकली हमारा आईयूपैक नेम होता है इसमें। इथॉक्सी कैसे करते हैं? एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। इथॉक्सी हो गया ये वाला पार्ट, ये इथॉक्सी हो गया और ये हमारे पास इथेन हो गया। डन है। OC2H5 इथॉक्सी, और बाकी की चेन जो हमारे पास आ गई है वो एल्केन हो गई है। डन। फिर है RX, KCN से रिएक्ट करेगा, सेम कहीं कहानी, जो K है वो X के साथ बॉन्ड बनाएगा KX, और RCN ये एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। डन है। हर बार एक चीज समझ में आ ही रही है तुम्हें, हो क्या रहा है? जो मेटल है वो आएगा, हेलोजन को ले जाएगा, और दूसरी जो चीज होगी उसके साथ मेटल को जो सेटिस्फाई करी थी नॉन मेटालिक पार्ट, वो आके जुड़ जाएगा इसके साथ। डन है। सेम रिएक्शन यहां पे चल रहा है। आइसोसाइनाइड के अंदर भी RX से AgCN से रिएक्ट करेगा तो RNC बन गया, AgX हमारा अलग निकल गया। ठीक बात है बच्चा? डन। अब इसमें एक अलग पार्ट है, देखो RCN और RNC के अंदर तुमने ऊपर देखा है, यहां पर CH3 जब KCN से रिएक्ट कर रहा है तो मिथाइल साइनाइड बन रहा है। साइनाइड कब बनता है? जब कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाए CN वाला। CN में क्या होता है? CN के अंदर हमारे पास ये एम्बिडेंटेड है ना, नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन भी बना सकता है। अगर कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनता है तो साइनाइड होता है, नाइट्रोजन के थ्रू बनता है तो आइसोसाइनाइड होता है ना। ये हमने उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ा था, लिगेंड्स वाले केस में भी। तो यहां पर जब मैं KCN की जगह AgCN यूज कर रहा हूं, सिल्वर साइनाइड जब हम इसे यूज कर रहे हैं उसके साथ, तो यहां पर आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी। अब ऐसा क्यों? इसको जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि KCN और AgCN में फर्क क्या हुआ, है ना, है तो दोनों मेटल साइनाइड्स, तो उसमें फर्क क्या रहता है? यहां देखो, हमारे पास जब कार्बन की बात करें, कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्डेड है ये पता है हमें, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला गया तो N पे नेगेटिव आ गया। ट्रिपल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर नाइट्रोजन के पास जाता है तो उस वक्त एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कि नहीं? क्यों जाएगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, पोलैरिटी क्रिएट करेगा। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? देखो हम बार बार जब बात करते हैं कि पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब है क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा तो नहीं है ना कि रुके हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं। अब हाईली पोलर होने का मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आसपास ज्यादा घूम रहा है, इधर थोड़ा घूम रहा है, ऐसे ही रह रहा है कि नहीं? ऐसी ही बात हुई। तो जिस टाइम पे हम ये बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थे, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में शेयर हो रहे थे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, इसके पास अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा थी, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। ऐसा नहीं है वो बॉन्ड खत्म हो गया, बट समहाउ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो इसके पास बॉन्ड है, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आया कि नहीं? अब जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक जगह पे है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। वो हमें ऑलरेडी पता है एम्बिडेंटेड क्या होता है ना। अब एक और चीज समझना, यहां पे जब कार्बन बॉन्ड हमारे पास से गया है वो ठीक है, अब जब हमारे पास पोटेशियम आया रिएक्ट करने के लिए, तो K पॉजिटिव CN से रिएक्ट करेगा। देखो इन जनरल कंडीशन CN नेगेटिव होता है। CN नेगेटिव कब था? जब तक वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट नहीं हुआ था, तब तक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था कि नहीं? तो पोटेशियम सीधा सीधा किससे रिएक्ट कर रहा था? कार्बन के साथ, और हमारे पास KCN की फॉर्मेशन हो रही थी, है ना। जो KX बन रहा है वो बन गया, और यहां पर RCN की फॉर्मेशन, एल्काइल साइनाइड की फॉर्मेशन हो रही थी। डन। लेकिन जब सिल्वर आता है तो सिल्वर के केस में क्या होता है? सिल्वर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, वही AgCN जो था ऑलरेडी। अब R पॉजिटिव और X नेगेटिव के केस में यहां पर जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो जाके R के साथ बॉन्ड बनाता है, और यहां पर RNC दैट इज एल्काइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। अगर RX इन द प्रेजेंस ऑफ KCN होगा तो एल्काइल साइनाइड बनेगा, AgCN की प्रिपरेशन उसमें प्रेजेंस में होगा तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये याद रखना है तुम्हें। कंप्लीट द रिएक्शंस अगर आ जाते हैं तो उसमें ध्यान रखना, साइनाइड सिर्फ तब बनेगा जिस टाइम पे बाकी कोई भी मेटल साइनाइड होगा। अगर सिल्वर साइनाइड हो गया, AgCN की प्रेजेंस में होगा, तो हमेशा आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी। डन है। फिर इसके बाद ये देखो बच्चे, ये कुछ कंप्लीट द रिएक्शंस ही हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास हमने किसके प्रेजेंस, किसके लिए लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में?
RX को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन रहा है, एल्केन अमोनिया अमाइन, एल्केनो अमाइन। उसमें क्या हुआ, R के साथ NH2 बन गया और HX अपना सेपरेट आउट हो गया। CH3CH2Br NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो HBr सेपरेट आउट हो गया, NH2 लग गया यहाँ पे आके। CH3CH2Br CH3CH2NH2 के साथ हुआ तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो NH2 वाला पार्ट है इस कार्बन चेन के साथ लग जाएगा, HBr अपना अलग निकल गया, तो ये CH3CH2 ट्वाइस हो गया, NH लग गया यहाँ पे, और वो ट्वाइस ऑफ HBr निकल रहा होगा, वहां 2 लिखा नहीं है बैलेंस करते हुए, वो ट्वाइस हो रहा होगा वहां पे। ठीक है, N इथाइल डायमाइन CH3CH2Br CH3CH2 ट्वाइस NH, तो क्या हो रहा है, वो थ्राइस हो गया N के साथ, HBr अपना अलग निकल गया। समझ में आ रहा है बच्चा ये? इस रिएक्शन को जैसे CH3CH2Br CH3CH2 थ्राइस N, तो ये क्या बन गया, CH3CH2 4 टाइम्स N पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब क्योंकि हाइड्रोजन नहीं बचा था HBr के साथ बनाने के लिए, तो ये टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो बन गया है, ये हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शंस कहलाते हैं सारे, जिसके अंदर अमोनिया डायरेक्टली ऐड हो जाता है आगे। किसी बच्चे को दिक्कत बच्चा? ठीक है, आज यहां तक करते हैं, बाकी का पार्ट फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक बात है, चलो 1 मिनट अभी बताता हूँ।